नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म डियर लर्नर्स पर। प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अपने घर में बहुत ही स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से आगे कंटिन्यू कर रहे होंगे। और आप ऐसे ही रहें, यही हमारी भगवान से दुआ है, यही हमारी प्रभु से कामना है। क्योंकि आप हैं तो हम हैं, और आप नहीं हैं तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि एक शिक्षक बच्चों से ही होता है या वो अपने स्टूडेंट से ही होता है, तो आप से ही हम हैं। ये बात आप याद रखें। और आप अगर पढ़ेंगे, आपकी सफलता हमारी सफलता, आपकी असफलता हमारी असफलता के बराबर होती है। तो हम आपकी सफलता में पूरा सहयोग देना चाहते हैं, हम आपकी सफलता में पूरे भागीदार बनना चाहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप सफल हों और हमें भी उस सफलता का भागीदार बनने का मौका दें। और आप सफल तभी होंगे जब आप सुचारू रूप से सारे वीडियो, सारी पढ़ाई को पूरा कर लेंगे। आप देख रहे हैं डियर लर्नर्स, आप पढ़ रहे हैं मेरे यानी शशांक तिवारी के साथ में सीडीपी में एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की प्रैक्टिस क्लास को। मैंने उस दिन आपको ब्रीफ क्लास, थ्योरी क्लास को पढ़ाया था और आपने बहुत ही अच्छी तरीके से उसको देखा था। बस प्यारे बच्चे, कहीं ना कहीं ये चीज़ थोड़ा खलती है कि आप जो हमारा कंटेंट है उसको कभी कभी आप उसकी उपेक्षा कर देते हैं। तो प्लीज़ उसकी उपेक्षा ना करें, क्योंकि हमारा कंटेंट जो है हम बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और उसको बहुत ही बनाने में मेहनत लगती है। तो प्लीज़ वह सभी लोग देखें और उसको पसंद करें। बाकी अगर उसमें आपको कुछ गड़बड़ लग रहा है तो ज़रूर बताएं। वैसे हम अपनी तरफ से कभी कोई गड़बड़ी छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि हमारे हाथों में, या आप जितने भी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका भविष्य हमारे हाथों में है। तो हम नहीं चाहते हैं कि आपका कोई भी अहित हो हमारे द्वारा। तो याद रखिएगा, हम कभी भी कोई भी चूक छोड़ते नहीं है। शुरू करते हैं आज की वीडियोस को। बहुत ही तसल्ली से, ध्यान से देखिएगा। ये जो वीडियोस है, इससे एनईपी 2020 के जितने भी प्रश्न अब तक आए हैं या परीक्षा में आने वाले हैं, सबको हमने कवर किया है। आप देखें और इसको समझें। शुरू करते हैं आज पहले प्रश्न से। तो जो पहला प्रश्न है वो है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्कूल से दूर रह रहे कितने बच्चों को मुख्य धारा में लाने का लक्ष्य रखा गया है। अब देखिए, जो मुख्य धारा क्या है, मान लीजिए कोई बच्चा है जो 3 से लेकर 18 ईयर्स तक यानी 3 से लेकर 18 साल की उम्र में है, 18 साल के वर्ष का है। तो आप खुद ही बताइए टेक्निकली उसे कहाँ होना चाहिए। तो आप कहेंगे उसको स्कूल में होना चाहिए या उसको विद्यालय में होना चाहिए। लेकिन किसी कारणों से, गरीबी के कारण से, किसी कारणों से वो स्कूल से बाहर है, यानी जो उसकी मुख्य धारा होनी चाहिए, मतलब जो काम उसको करना चाहिए था वो काम वो बेचारा नहीं कर पा रहा है अपनी परिस्थिति के कारण। तो सरकार ने नई एजुकेशन पॉलिसी में ये लक्ष्य रखा है कि कम से कम कितने बच्चे जो मुख्य धारा से बाहर हैं, यानी जो किसी कारण से पढ़ाई को छोड़ दिया है या पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे कितने बच्चों को वो पढ़ाई की धारा में शामिल करेगा। तो याद रखिए, आप कहेंगे 2 करोड़। यानी लक्ष्य रखा गया है कि 2 करोड़ जो बच्चे जो कि पढ़ाई किसी कारण से नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम पढ़ाई की मुख्य धारा में शामिल करेंगे। ये एनईपी 2020 में कहा गया है। तो कितने? आप कहेंगे 2 करोड़। मुख्य धारा क्या है? ऐसे बच्चे जो 3 से 18 वर्ष के हैं, उनको स्कूल में रह के पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन चूंकि वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, इसी को कहा गया है कि वो मुख्य धारा से बाहर हैं और उनको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए कितने बच्चों का? 2 करोड़ बच्चों का लक्ष्य रखा गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा प्रश्न में आ जाओ। दूसरा प्रश्न कहता है कि एनईपी 2020 ने उच्च शिक्षा में कितनी सीटें जोड़ने की सिफारिश की है। देखो, सीटें क्या होती हैं? देखो, प्रत्येक जो महाविद्यालय होता है, प्रत्येक जो आपका, जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारे महाविद्यालय हैं, तो हर एक महाविद्यालय में जो हायर एजुकेशन है, यानी आप कह सकते हैं कि जो बीए है, आप कह सकते हैं जो एमए है, आप कह सकते हैं जो बीएससी है या एमएससी है, तो हायर एजुकेशन में बहुत सारे जो डिग्रीज वाले कोर्स आते हैं, उनमें एक लिमिटेड सीटें रहती हैं। मान लीजिए किसी विद्यालय में बीए की 100 सीटें हैं, एमए की 100 सीटें हैं, एमएससी की 100 सीटें हैं, ठीक, ऐसे लिमिटेड होती हैं। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने कहा है कि आप उच्च शिक्षा में अभी मान लीजिए कि कुछ लिमिटेड सीटें, मान लो सरकार की तरफ से मान लो 3 करोड़ सीटें, मान लीजिए ऐसा। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने कहा कि ये जो 3 करोड़ सीटें हैं, इन्हीं को सारे महाविद्यालयों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो इनको कहा गया है कि इन सीटों को बढ़ा दिया जाएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी 2020 के तहत। तो अब ये बताइए कि कितनी सीटें बढ़ाने की सिफारिश की गई है, कितनी सीटें और उच्च शिक्षा में जोड़ने की सिफारिश की। तो याद रखिएगा, इसका आंसर सही होगा 3.5 लाख या 3.5 करोड़। 3.5 करोड़ या 3.5 करोड़ सीटें जोड़ने की सिफारिश किसने की है? एनईपी 2020 ने की है। ठीक है बात?
समझ गए होंगे। यानी बीए, बीएससी, एमए, एमएससी की जो सीटें हैं उनमें 3.5 लाख सीटों को और ऐड ऑन कर दिया जाएगा और जोड़ दिया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उच्च शिक्षा को प्राप्त कर सकें। मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आया होगा। आगे आ जाते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर कहता है कि 100% GER क्या है, तो आप कहेंगे GER है ग्रॉस, फुल फॉर्म इसका समझिए, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। अगर हिंदी की बात करें तो है सकल नामांकन औसत। अब सबसे पहले ये समझ लीजिए सकल नामांकन औसत क्या होता है। औसत ये है क्या, ये चीज क्या है, सुनिएगा ध्यान से। देखिए, सकल नामांकन औसत का मतलब है, और ऊपर से 100% करने की बात की गई है। कब कब कहाँ, तो पूर्व माध्यमिक और माध्यमिक स्तर पर, यानी प्राइमरी स्तर पर और आप कहेंगे जूनियर स्तर पर कहा गया है कि 100% माने 100%, GER माने ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो माने 100% प्राइमरी और माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में, मतलब कोई भी, जैसे एक गांव है उसमें मान लीजिए कि 100 बच्चे ऐसे हैं जो 3 से और अगर कक्षा 8 तक की बात करें तो मान लीजिए कि 3 साल उधर चला जाएगा, 2 बचे, कुल मिला के 5, 3 और 4 से जोड़ लेंगे तो आप कहेंगे 5 में 3 तो हो जाते हैं। आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, और मैंने आपको सिखाया था आंगनवाड़ी, प्री स्कूल और बाल वाटिका के यहां से बचे 2 साल, और ये 3 और ये 3, यानी क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 और 2 8, और यहां तक बच्चा आते आते हो जाएगा 6, तो 8 6 14, यानी 14 साल तक। तो 3 से लेकर के 14 साल तक जितने भी बच्चे हैं वो 100% कहीं किसी न किसी स्कूल में उनका नाम लिखा होना चाहिए, किसी न किसी स्कूल में उनका नामांकन होना चाहिए। यानी 3 से लेकर के 14 साल के कोई भी बच्चा ऐसा देश में ना छूटे जिसका नाम किसी विद्यालय, स्कूल में ना लिखा हो। तो ये लक्ष्य कब तक प्राप्त करने की कोशिश की गई, 2030 तक। यानी सरकार ने कहा है, या NEP 2020 ने कहा है कि 2030 तक 3 से लेकर के 14 वर्ष तक, यानी पूर्व विद्यालय और माध्यमिक, यानी जूनियर और प्राइमरी के स्तर का उम्र का कोई भी ऐसा बच्चा नहीं रहना चाहिए जिसका नाम किसी न किसी विद्यालय पर लिखा हुआ ना हो। उसी को कहते हैं GER, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। यानी सकल नामांकन औसत कितना हो जाना चाहिए, 100%, यानी कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। चाहे ऐसे पूछे और चाहे आपकी भाषा में पूछे कि किस वर्ष तक भारत सरकार ने 3 से लेकर 14 साल तक के बच्चों का नामांकन स्कूल में दर्ज कराने का लक्ष्य रखा है, तो 2030 तक। मुझे ऐसा लगता है आपको समझ में आया होगा। आगे आ जाइए 4 नंबर, और आप सभी आंसर भी देते रहिए, जो भी बच्चे बैठे हैं देख रहे हैं, आप सब आंसर देते रहिए। NEP 2020 ने उच्च शिक्षा के बारे में GER, अब देखो वो कहाँ के, अभी जब जो आपने पिछला पढ़ा है वो था प्राइमरी और प्लस में जूनियर के लिए, तो वहां पर GER कितना रखना था, तो आप कहोगे वहां पर GER जो रखना था वो रखना था 100%। लेकिन यहां पर बात हो रही है हायर एजुकेशन की, ध्यान से सुनते जाना, हायर एजुकेशन की बात हो रही है, यानी BA, BSc, MSc, MCOM, BCOM आदि आदि चीजों में। तो इसमें कहा किस वर्ष तक केवल 50% इनरोलमेंट हो जाए, ग्रॉस GER मतलब ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो पहुंच जाए, कितना, 50% ही पहुंच जाए, पूरा ना पहुंचे, हायर एजुकेशन में 50% ही पहुंच जाए, तो उसका लक्ष्य रखा गया 2035 तक। NEP 2020 ने कहा है कि 2035 तक कम से कम जितने भी बच्चों ने इंटरमीडिएट को क्वालिफाई किया उसमें कम से कम आधे बच्चे, यानी 50% बच्चों का तो जरूर से जरूर नामांकन हो जाना चाहिए, किसमें, हायर एजुकेशन में। इसीलिए तो 3.5 लाख सीटें बढ़ाई जा रही हैं। ये लक्ष्य कब का है, तो 2035 का है। लेकिन ये 100% का लक्ष्य कब तक का है, तो आप कहेंगे 2030 का है। मुझे ऐसा लगता है आपको समझ में आना चाहिए। पूर्व विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय में 2030 और हायर एजुकेशन में 50% कब तक पहुंचेगा, 2035 तक। मुझे ऐसा लगता है समझ में बात आई होगी। आगे आ जाओ, देखो 5वां नंबर देखो, शिक्षण अधिगम के अंतर्गत नई शिक्षा नीति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। क्या क्या है उसके लक्ष्य, क्या है उद्देश्य, क्या है। बुनियादी शिक्षा प्रयोग, बिल्कुल आप बिल्कुल सही करेंगे। आप कहेंगे जो फाउंडेशन जो है ना,
जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन का मतलब जो बुनियादी शिक्षा है, आपको लिखा हुआ है जैसे कि आप पढ़ते थे 5, 3, 3 और 4। यहाँ पर कहा गया है कि जो बुनियादी शिक्षा यानी यहाँ से 2, 1 और 2 क्लास और यहाँ से 3 क्लास, यानी जो बुनियादी शिक्षा और 3 क्लास कैसे, प्री प्राइमरी के, प्री प्राइमरी वाले। तो यहाँ पर जोर दिया गया, तो आप कहेंगे बिल्कुल जोर, यहीं का तो पूरा जोर दिया गया है। यही तो कहा गया है कि भैया मातृभाषा में जोर दीजिए, बच्चे को कम से कम कक्षा 5 तक या प्राइमरी तक कम से कम उसको मातृभाषा में पढ़ाइए, और सबसे ज़्यादा जोर यहीं पर दिया गया है। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है। स्कूलों में शैक्षिक धाराओं पर जोर दिया गया, बिल्कुल कि सिर्फ शैक्षिक धाराएं हैं ना, जो तरीके हैं आपके पढ़ाने के, उनको आप बहुत ही सुधारते रहिए, ये भी ठीक है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर जोर, यानी आप खेल विधि से पढ़ाइए। पाठ्य सहगामी क्रियाएं का मतलब क्या है, अलग अलग मेथड से पढ़ाइए। आप खेल विधि से पढ़ाइए, आप क्या करिए, आप खोज विधि से पढ़ाइए, आप प्रयोगात्मक विधि से पढ़ाइए, आप किंडरगार्टन मेथड से पढ़ाइए। यानी आप किसी भी मेथड का प्रयोग करें और ऐसे मेथड का प्रयोग करें जो बच्चे को अच्छे लगें और जिनसे बच्चा सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा तत्पर रहे। इसी पर तो जोर दिया गया। तो आप कहेंगे ठीक बात है, यानी ये भी ठीक है। तो आप क्या लगाएंगे, डी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। यानी इसका क्या सही होगा, तो आप कहेंगे 5 का डी नंबर। तो सब सही है, यहाँ पर सब पूरा का पूरा यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इस बात को याद रखेंगे। आगे आ जाओ। एनईपी 2020 में किस कक्षा तक बालकों को अनिवार्य रूप से मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए कहा गया है। अगर कहा जाए कि बताइए अनिवार्य कहां तक है, तो आप कहोगे प्राइमरी तक, या आप कहोगे प्राथमिक स्तर तक, या आप कहोगे कक्षा 5 तक। क्या कहोगे, कक्षा 5 तक या क्लास 5 तक तो भैया अनिवार्य है, जरूरी है। यानी नहीं दिया तो कानूनन अपराध मान लिया जाएगा एनईपी 2020 के तहत, यानी जरूरी है, देना पड़ेगा। और बाकी वो कहां तक पढ़ सकता है इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप चाहें तो क्लास 8 में भी मातृभाषा पढ़िए, 9th में भी पढ़िए, 10th में भी पढ़िए, 12th, यहां तक कि आप अपनी पूरी पढ़ाई को भी मातृभाषा में पूरा करेंगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी पढ़ आप कहीं भी सकते हैं, लेकिन अनिवार्य कहां तक है, तो प्राइमरी, प्राथमिक या कक्षा 5 तक अनिवार्य है। बाकी जहां तक मन है वहां तक आप मातृभाषा में पढ़ाई कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन अनिवार्य, जरूरी कक्षा 5 तक, प्राइमरी कहे चाहे प्राथमिक कहे चाहे कक्षा 5 कहे चाहे क्लास 5 कहे, सही है। आई होप आपको अब समझ में आया होगा। आगे आ जाइए, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कहता है कि एनईपी 2020 ने इंटर्नशिप के साथ किस कक्षा से व्यावसायिक कक्षा को प्रारंभ करने की सिफारिश की है। याद रखिएगा, चाहे आपसे कहे कि वोकेशनल शिक्षा की कब शुरुआत की गई है, चाहे आपसे कहे कि व्यावसायिक शिक्षा की कब से शुरुआत की गई है, दोनों का एक ही आंसर होगा, जो है कक्षा 6 या क्लास 6। कहा गया है कि जब बच्चा क्लास 6 में जाएगा, जब बच्चा 6th में जाएगा, तो उसको वोकेशनल शिक्षा देना शुरू कर दीजिए और उसको व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करिए। अगर बच्चा इंटरेस्टेड है तो व्यावसायिक शिक्षा करे, और साथ का साथ उसको आपको इंटर्नशिप भी देनी पड़ेगी। इंटर्नशिप का मतलब है आपको एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट बनाकर भी देना पड़ेगा, ताकि बच्चा आगे जा करके जो उसने यहाँ पर सीखा है उस पर काम करके अपनी आजीविका को चला सके, अपना पेट पाल सके, या कुछ भी किसी करने के लायक हो जाए, बच्चा बेकार ना घूमे। तो वोकेशनल पूछे चाहे व्यावसायिक पूछे, क्लास 6 ही इसका राइट आंसर है, और यही सही है। इंटर्नशिप का मतलब होता है उसको आपको सर्टिफिकेट या एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जिसको दिखा कर कहीं भी अपने किए गए काम से नौकरी पाले, की गई शिक्षा से रोजगार पाले। ठीक है, आई होप यहां पर आपको समझ में आया होगा। 8वें नंबर में आपसे कहता है कि बताओ, लॉ यानी कानून और मेडिकल यानी चिकित्सा एजुकेशन को छोड़कर, यानी इनको दोनों को शामिल नहीं करना है, समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में या सिंगल बॉडी के रूप में किस आयोग का गठन किया गया है। आप कहेंगे HECI, इसका फुल फॉर्म होता है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। कमीशन ऑफ इंडिया।
याद रखिएगा। तो आप कहेंगे इसका गठन किया करने का कहा गया है, तो अभी तक कौन संभाल रहा है हायर एजुकेशन को, उच्च शिक्षा को, तो आप कहेंगे यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अभी तक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन पूरी की पूरी उच्च शिक्षा पर इसका एकाधिकार है, यानी ये एक संस्था है, ये एक आयोग है जो उच्च शिक्षा के लिए अनुदान देता है, उच्च शिक्षा की व्यवस्था करता है या हायर एजुकेशन का रेगुलेट करने का काम करता है यूजीसी। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने कहा है कि यूजीसी के पास में केवल लॉ और मेडिकल को छोड़िए, बाकी का सारा इससे निकालिए और एक नया आयोग बनाइए, एक नया कमीशन बनाइए जिसका नाम होगा HECI यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। सारे के सारे जो उच्च शिक्षा के कोर्सेज हैं, जो उच्च शिक्षा की जो रेगुलेटिंग बॉडी है उसके रूप में काम करेगी HECI। और लॉ और मेडिकल को छोड़कर, तो यही मुद्दा बनेगा, किसको छोड़कर, अगला प्रश्न बनेगा किसको छोड़कर बाकी समस्त का समस्त उच्च शिक्षा आयोग किसके हाथ में दिया गया, HE से किसको छोड़कर, तो आप कहेंगे लॉ एवं मेडिकल को छोड़कर। आई होप आपको समझ में बात आई होगी। आगे आ जाइए। 9 नंबर बार बार पूछा गया प्रश्न है और बेहद सरल है। आपसे कहा जाए कि 10+2 के पैटर्न के स्थान पर कौन सा आया है, तो याद रखिए डी नंबर सही है। 5+3+3+4 ये वाला पैटर्न लागू किया गया है। और 10+2 में बच्चा 10+2 यानी 12 साल तक पढ़ता था, यहां पर 3 से लेकर 18 यानी अभी ये 15 साल तक पढ़ेगा, 15 साल तक सरकार के अंडर में रहेगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक सी बात है। आगे आ जाइए। 10 नंबर देखिए, लिखा नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए गए हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि चाहे आपसे कहा जाए वोकेशनल कोर्स, वोकेशनल शिक्षा, और चाहे आपसे कहा जाए व्यावसायिक शिक्षा, दोनों में किसको टिक करोगे, तो आपने कहा था क्लास 6 को हम टिक करेंगे। तो ये मैं बार बार बता नहीं रहा हूं क्योंकि मैंने पिछले आपको बता दिया है। आगे आ जाइए। देखिए देखो 11 नंबर, देश में शोध एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की जाएगी, तो याद रखना ये बी नंबर सही है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। इसमें क्या होगा कि बच्चे जो भी इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा आगे होंगे, जो भी शोध के क्षेत्र में जो भी मतलब ऐसा उनका दिमाग होगा जो शोध ज्यादा करता है, अनुसंधान ज्यादा करता है, ऐसे बच्चों के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की गई है। और उन बच्चों को वहां पर ले जाकर के प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि बच्चे जो भी करना चाह रहे हैं वो बेहतर तरीके से कर सकें। कुल मिला के आपको याद रखना है कि बताइए अनुसंधान और शोध को बढ़ावा देने के लिए किसकी स्थापना की गई, आप कहेंगे NRF यानी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की गई है। मुझे ऐसा भरोसा है कि आपको सारी बातें, समस्त बातें समझ में आ रही होंगी। यकीन मानिएगा, अगली बार के पेपर में चेक कर लीजिएगा, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को मैंने यहां पर शामिल किया है और कुछ अपनी तरफ से एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों को मैंने शामिल किया, प्रश्नों को शामिल किया है, जिससे आपका पेपर, चूंकि 2000 2020 से पिछली बार एक एक पेपर में 5-5 प्रश्नों का भी भरमार हमको देखने के लिए मिला था। इस बार 5 नहीं तो 3 या 2 आने की संभावना तो जरूर हो जाती है। ये एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। 12वें नंबर में आइए, देखिए लिखा हुआ है निम्न में से किसे बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम, यानी अब आप देख रहे हो कि टेक्नोलॉजी संबंधित हो गया, यानी इसमें कुछ ना कुछ कलाकारी होगी। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जा रहा है जिसमें वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है। याद रखना ये किसी और के लिए नहीं बल्कि ई पाठ्यक्रम के लिए। सरकार ने कहा है कि अब हमारे पास में क्या होगा, तो ई करिकुलम होगा, यानी ई हमारे पास में पाठ्यक्रम होगा, जिससे क्या होगा कि अभी आप पाठ्यक्रम किताबों में पढ़ते हैं तो किताबों में आपको 2D के रूप में चित्र बने हुए मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होते हैं। अभी क्या होगा, ई करिकुलम में आपको टैबलेट पर या लैपटॉप पर आपको खोल के दिखाया जाएगा क्या पूरा का पूरा पाठ्यक्रम, और जो उसमें ई बुक्स होंगी उसमें जो भी चित्र बने होंगे, जो भी चीज़ें होंगी वो 3D पर होंगी। तो आपको और भी ज़्यादा, बच्चे को और भी ज़्यादा समझने में मदद मिलेगी। यानी अगर इसका आंसर की बात करें तो हो जाएगा ई पाठ्यक्रम। आगे आ जाओ। लिखा है कि नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा प्रदान करना है।
तो याद रखिएगा, अगर ये बात कर रहा है किस वर्ष तक 3 से 18 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा प्यारे भैया कि ये करना चाहता है 2000 नई शिक्षा नीति 2000 तहत। ठीक है, तो प्यारे भैया ये सही हो जाएगा 2025 तक, 3 से 18 वर्ष। देखो अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे अगर हम बात करें शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अगर हम बात करें, तो वहां पर 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की बात की गई थी। ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए। अगर कहा जाए कि RTE 2009 माने राइट टू एजुकेशन माने शिक्षा का अधिकार अधिनियम, अगर हम 2009 की बात करें तो 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। लेकिन NEP लगने के बाद में इसी RTE 2009 में संशोधन करके कर दिया गया है कि 3 से लेकर के 18 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना लक्ष्य 2025 को रखा गया है। आई होप आपको समझ में बात आई होगी। आगे आ जाओ। देखो लिखा किस वर्ष स्कूली बच्चों को 100% GER, बात वही जो पीछे बात थी, बस क्वेश्चन का रूप बदल गया है। और ये चूंकि पेपर में पूछा गया था तो मैंने इसको जानबूझकर यहां पर रखवाया है ताकि आप ये समझें कि वैरायटी कैसे आती है। 100% GER की जब भी बात आए तो 2030 ही आंसर मारिएगा, भाषा चाहे जो भी लिखी हो। और बस यहां याद रखना, यहां पर क्या होना चाहिए, माध्यमिक स्तर या कह दिया जाए प्राइमरी स्तर यहां पर प्रश्न में होना चाहिए। और अगर 50% की बात करेगा तो उच्च शिक्षा की बात करेगा, और अगर कभी भी उच्च शिक्षा की बात करे तो आप 2035 याद रखिएगा। उच्च शिक्षा में 50% इनरोलमेंट, GER बोलें तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो कब तक सेट करने की बात की गई, तो आप कहेंगे 2035 तक। पर बच्चे सॉरी, थोड़ा सा जुकाम सा हो रहा है, खैर चलिए फिर भी क्लास को पूरा किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब भी कभी उच्च शिक्षा में 50% की बात करें तो 35, और बाकी अगर 100% GER की बात करें तो आप उधर देखेंगे तो वहां पर या तो प्राइमरी होगा या तो आपका माध्यमिक स्तर यानी जूनियर होगा। तो आप इसको हमेशा सही करेंगे क्या, तो आप कहेंगे सर जी हम एक ही चीज को इसमें सही करेंगे जो कि रहेगा हमारा 2030 तक हमारा सही हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे आ जाओ, बात करते हैं हम 15 नंबर की। मैंने आपको पढ़ाते वक्त एक बात प्यारे बच्चे बताई थी कि नई शिक्षा नीति 2020 में हायर एजुकेशन कोर्स में किसको खत्म किया गया, तो आंख मीच कर सही करना, एमफिल को। एमफिल को जो NEP 2020 है इसने पूरी तरीके से खत्म कर दिया। ये कहता है कि एमफिल की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसकी जगह पर जो हमारी PhD थी उसको ही कंटिन्यू किया जाएगा, जो कि 4 वर्ष की होगी। ठीक है, तो इसको ही कंटिन्यू करो, बात खत्म करो। तो एमफिल याद रखो, इसी को हटाया गया, बाकी कुछ नहीं हटाया गया। आगे आ जाओ। 16, अगर हम प्यारे बच्चे 16 नंबर की बात करें तो इसमें से किस वर्ष विद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई थी, तो आप कहेंगे विद्यालय अनुदान आयोग। अगर UGC की बात करें तो 1956 में, तो ये तो सीधा सीधा रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मैं बोल रहा हूं, आप सभी यहां पर इससे पहचान करके इसको लिखते जाएंगे। ठीक है, देखिए तो आप समझ जाएंगे कि UGC माने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और इसकी स्थापना हुई थी 1956 यानी 1956 में हुई थी। तो इसको तो आप याद रखेंगे, इसको देखो ये याद करने वाली चीज है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। आगे आ जाइए, लिखा हुआ है नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था, तो याद रखना कर्नाटक था। कर्नाटक ने अपने यहां पर बात करिए अगर कर्नाटक की, तो कर्नाटक ने अपने यहां 20 अगस्त 2020 को माने कोरोना के बीच में ही इसने अपने यहां NEP माने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू कर दिया था। और ये लागू करने वाला कौन बन गया था, तो आप कहेंगे प्रथम राज्य बन गया था। तो NEP यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कर्नाटक बना, जिसने 20 अगस्त 2020 को ही लागू कर दिया था। अब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आगे आ जाइए।
वही बात कर्नाटक ने नई शिक्षा नीति को कब लागू किया, तो याद रखिएगा कर्नाटक ने लागू किया था 20 अगस्त को। कब लागू किया, तो आप कहेंगे 20 अगस्त को लागू किया था। बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं। मैंने पिछले बताया कि मैंने क्या बताया, मैंने कहा 20 अगस्त 2020 को जो हमारा कर्नाटक है, दक्षिण भारत का एक राज्य है, कर्नाटक ने अपने यहां पर NEP 2020 को लागू कर दिया। मैं बता चुका हूं आपको, आगे आ जाइए। देखो, भारत में 6 से 14 वर्ष के हर बच्चे को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कराने का जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 था, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, जिसको मैं कह रहा था RTE 2009, माने राइट टू एजुकेशन, यानी क्या है ये, राइट टू एजुकेशन जो एक्ट बना, आप कहेंगे जो अधिनियम बना 2009, कह रहा है कि इसको लागू कब किया गया था। बना तो 2009 में था, लेकिन लागू हुआ था अप्रैल 2010 में। तो आप कहेंगे अप्रैल 2010 में ये लागू हुआ था, जिसका नाम है क्या, आप कहेंगे RTE 2009 में ये अधिनियम पारित हो गया था, लेकिन लागू होते होते 2010 का समय आ गया था, तो ये अप्रैल 2010 में प्यारे बच्चे लागू हुआ था। इसको रट के रखिएगा, याद रखिएगा। कुछ प्यारे बच्चे ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे ये जो प्रश्न है आपसे पूछा जाएगा कि अधिनियम कब बना, तो आप कहेंगे 2009, लेकिन लागू करने का मंथ पूछता है और आपसे सन पूछता है, तो लागू हुआ था 1 साल बाद 2010, वो भी अप्रैल में। ऑथेंटिकेट प्रश्न है, आगे आ जाइए। राष्ट्रीय शिक्षक परिषद यानी NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इसकी व्यवस्था NCERT ने की थी। इसने कहा था कि भैया टीचरों को भी एक ट्रेनिंग दी जाए कि वो कैसे पढ़ाएं। तो जो NCTE था, इसने भी शिक्षकों के शिक्षा के लिए, ये बच्चों की शिक्षा के लिए नहीं है भाई, बच्चों को पढ़ाते हैं शिक्षक, तो शिक्षकों को भी तो एक ट्रेनिंग देनी चाहिए, शिक्षकों की भी तो शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो शिक्षकों की व्यवस्था करने के लिए NCTE की स्थापना कब की गई, तो आप कहेंगे 1995 में की गई थी, यानी बहुत अभी की गई। NCTE की स्थापना की गई 1995 में। प्रश्न पूछ लिया जाता है तो इसको आप याद रखेंगे, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक, आगे आ जाओ। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसकी स्थापना की गई थी 1945 में। बहुत ही अच्छी तरीके याद रखिएगा, भारत के आजाद होने के पहले ही ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की स्थापना कर दी गई थी। याद रखिएगा, एग्जाम में एक बार प्रश्न पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न फॉर द डे, अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, सब बढ़े सरकारी स्कूल में जाना तो एक ऐसे पेंसिल बनी होती है, ठीक, पेंसिल पे एक आगे ऐसे लड़की बैठी होती है चुटिया लगा के, और एक पीछे ऐसे लड़का बैठा होता है पैंट शर्ट पहन के, और उसमें लिखा होता है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। तो आपसे पूछा जा रहा है, बताओ राष्ट्रीय साक्षरता मिशन आया कब था, कब दिया गया था। तो याद रखना कि जो राष्ट्रीय साक्षरता नियम था, ये आया था 1988 में। 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई थी। इसके तहत भारत में ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा के विकास करने का लक्ष्य रखा गया था। तो याद रखिए कब आया था, तो आप कहेंगे 1988 में। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन बहुत पूछा जाता है, 1988। आगे आ जाओ। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, एक बार फिर से उससे भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो इसका नाम था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड है, जो ब्लैक बोर्ड का ऑपरेशन था, यह कब शुरू किया गया था, तो याद रखिएगा शुरू किया गया था 1987-88। कभी भी एक डेट फिक्स नहीं होती है, क्योंकि ये एक पूरा मिशन था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था। तो याद रखना, इस पर काम करने में हमको समय लगा था, तो हमेशा आपको पेयर में दे करके आएगा। तो याद रखना 1987-88 में चला, फिर जब 88 में खत्म हुआ, वहीं से फिर चालू किया गया राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 87-88 हमेशा पेयर में आएगा, एक नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ, बात कर लेते हैं इसकी।
लिखा एनईपी 2020 में स्वायत्तता के साथ महाविद्यालयों की संबद्धता प्रणाली कितने वर्षों में पूरा करने का मतलब पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया। याद रखना 15 वर्ष। इसमें यह है कि जो महाविद्यालय होते हैं इनको पूरी तरीके से सरकार के अंडर में, या आप कह सकते हैं HECI से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। 15 वर्षों में ये काम पूरा हो जाना चाहिए ताकि महाविद्यालयों को सही तरीके से रेगुलेट किया जा सके। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे आ जाओ। अगर पूछा जाए एनईपी 2020 को मंजूरी कब मिली थी और कहां से मंजूरी मिली थी, तो आप कहेंगे कैबिनेट से। कैबिनेट से कब मंजूरी मिली थी, तो आप कहोगे ये जो अधिनियम था इसको कैबिनेट से मंजूरी मिली थी 29 जुलाई 2020। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको नहीं मिल सकता है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि एनईपी 2020 से पिछली परीक्षाओं में एक एक पेपर में एक एक शिफ्ट में 5-5, 6-6 प्रश्न पूछे गए हैं और जिनको ये याद था उन्होंने सबने क्वालिफाई कर लिया, यानी इससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। याद रखिएगा मंजूरी कब मिली थी, तो 29 जुलाई 2020 को इसको मंजूरी मिल गई थी कैबिनेट से। कहां से मंजूरी मिलेगी, तो कैबिनेट से मंजूरी मिली थी। आगे आ जाओ। एनईपी 2020 ने बहुभाषावाद के साथ कक्षा प्रारंभ करने की कोशिश की है। बात करते हैं पहले हम बहुभाषावाद मानी मल्टीलिंगुअलिज्म की बात करते हैं हम। बहुभाषावाद तो याद रखना एनईपी 2020 कहती है कि जो बहुभाषावाद है ना, ये बहुभाषावाद जो है ना, ये क्लास में क्या है, तो क्लास में संसाधन है, ना कि एक समस्या है। क्या है, एक संसाधन। रट के रखना, 1-2 प्रश्न पक्का इससे मिलेंगे कि बहुभाषावाद या बहुभाषिकता क्लास कक्षा के लिए क्या है, टिक करना, वह वाला ऑप्शन टिक करना जहां संसाधन लिखा हो। इसमें कहा गया है कि बच्चे की मातृभाषा जो कि बच्चा अपने घर से लेकर उसका क्या करना चाहिए, तो मातृभाषा का सम्मान करो और बहुभाषावाद को समस्या नहीं बल्कि संसाधन यानी एक हथियार के रूप में प्रयोग करो। तो कहता है बहुभाषावाद के साथ कक्षा प्रारंभ करने की सिफारिश की है। तो प्राथमिक पर दिमाग लगाओ। आप जब पढ़ने गए थे स्कूल, तो क्या हमने स्कूल की स्टैंडर्ड लैंग्वेज को बोलना शुरू कर दिया? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। जब हम स्कूल गए तो अपने घर की भाषा को स्कूल लेकर के गए और स्कूल में उसको पहचान मिली। धीरे धीरे जैसे ही हम प्राइमरी से जूनियर की तरफ बढ़े तब हमारी भाषा में परिमार्जन शुरू हुआ, अच्छाई शुरू हुई। याद रखना लिखा हो बहुभाषावाद कक्षा प्रारंभ करने की सिफारिश की गई है। तो प्राथमिक स्तर पर 1, 2, 3, 4, 5 तक उसको आराम से, तभी तो कहा गया है कि मातृभाषा कहाँ अनिवार्य है, तो मातृभाषा अनिवार्य है प्राथमिक तक, या याद रखिए कक्षा 5 तक। तो वही मातृभाषा का मतलब क्या है, बहुभाषिकता। भाई आप अगर मान लीजिए पंजाबी माहौल से आ रहे हैं तो पंजाबी बोलेंगे, तमिल से आ रहे हैं तमिल बोलेंगे, लेकिन हम सब रहते एक साथ हैं तो पढ़ेंगे तो एक साथ ना। फिर धीरे धीरे हम सीखते जाएंगे। अब अगर टीचर इसी में पैनिक करेगा तो बच्चे को पढ़ाएगा कैसे? तो आप कहेंगे बहुभाषावाद की सिफारिश की गई प्राथमिक स्तर पर। आगे आ जाइए। एनईपी 2020 के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करें। उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में विषयों की विविधता होगी। बिल्कुल ठीक बात। असत्य का चयन करना है, ध्यान रखना। उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में विषयों की विविधता होगी, बिल्कुल सही बात। अभी के तरीके नहीं होगा कि कोई अगर बीएससी कर रहा है तो उसको पीसीएम ही लेना पड़ेगा। अरे वो भूगोल भी पढ़ सकता है, हिस्ट्री भी पढ़ सकता है, ज्योग्राफी, कुछ जो उसका मन है वो पढ़ सकता है और वो बीएससी भी कर सकता है साथ के साथ। तो विविधता होगी, तो बिल्कुल सही बात है। लिखा है उपयुक्त प्रमाणीकरण के साथ पाठ्यक्रम को बीच में निकासन की अनुमति होगी। ये तो साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी बच्चा, अगर मान लीजिए आप बीए कर रहे हैं, आपने 1 साल बीए किया और किसी कारण से आपको बीए से क्विट करना पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं कि आप अभी क्या है कि दोबारा से करना पड़ेगा, वो 1 साल नहीं माना जाएगा। नई शिक्षा नीति कहती है प्यारे बच्चे कि अगर उसने 1 साल कर लिया है तो उसको एक कुछ ना कुछ पहचान मिलेगी, यानी कुछ ना कुछ उसको सर्टिफिकेट मिलेगी, और जब उसको समय हो तो दोबारा से सेकेंड ईयर को कंटिन्यू कर देगा। सेकेंड ईयर जब कर लेगा तब भी एक सर्टिफिकेट मिलेगी, जब उसको समय हो तो वो क्या मिलेगा, थर्ड ईयर को कंटिन्यू। यानी अब ऐसा नहीं होगा, उच्च शिक्षा में उपयुक्त प्रमाणीकरण के साथ पाठ्यक्रम को छोड़ सकता है और जब चाहे तब क्या कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है। लिखा है ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट की सुविधा नहीं मिलेगी, बस यही गलत है। ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट की सुविधा मिलेगी। मान लीजिए कोई बच्चा है जिसके पिताजी हमारे शहर में एसआई हैं, अभी कानपुर में, ठीक है, और उनका ट्रांसफर हो जाता है कानपुर से, वो चले जाते हैं लखनऊ।
अब बताओ जी, उनका जो बच्चा है उसको यहीं पर छोड़ के जाएंगे कि साथ में लेकर, आप कहोगे साथ में लेकर के जाएंगे तो बच्चे की पढ़ाई कैसे पूरी होगी। तो अब क्या है कि ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट मिलेगी, इस स्कूल से आप उसके क्रेडिट को ट्रांसफर करा सकेंगे और दूसरे स्कूल में जाकर भर्ती करा के उसकी पढ़ाई को वहीं से शुरू करा सकेंगे। तो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है, वही बात है। तो ये जो नहीं है यही तो असत्य है, यानी ट्रांसफर क्रेडिट मिलेगी, नहीं गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी। आगे पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, और चाहो तो पढ़ लो अनुसंधान संस्कृत को, बिल्कुल सही बात है भाई। जो नई शिक्षा नहीं है तो वो अनुसंधान को तो बढ़ावा देगी, बिल्कुल सही बात। आगे आ जाओ, 28 नंबर। एनसीईआरटी के द्वारा किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल की शिक्षा का प्रारंभ करने की मुहिम की गई है? याद रखना, क्लास 8 तक के बच्चों के लिए, जो कि आप पढ़ते थे ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर, ECCE एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की बात कौन करता है? याद रखना, ये क्लास 8 तक के लिए लागू होता है। तो कक्षा 8 यही है प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा। प्रारंभिक माने अर्ली, बचपन माने चाइल्डहुड, देखभाल माने केयर, एंड एजुकेशन की शुरुआत कहां तक, प्रारंभ करने की मुहिम कहां से है? आप क्लास 8 तक बच्चे की देखभाल करते रहेंगे। एनसीईआरटी के द्वारा किस आयु के बच्चों के लिए? तो क्लास 8 तक, क्योंकि यहां पर आयु नहीं दी गई, क्लास दी गई, तो क्लास याद रखेगा, आयु दिया जाता है तो 14 वर्ष तक होता है। ठीक है, आगे आ जाओ 29 नंबर। 29 नंबर कहता है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है। मैंने अभी आपको बताया था कि 2025 तक, ये प्रश्न दोबारा टाइप हो गया है, 2025 तक 3 से लेकर के 18 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को एक तो भैया गुणवत्तापूर्ण चाहिए, यानी क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, गुणवत्तापूर्ण, और एवं क्या चाहिए? एवं चाहिए समावेशी शिक्षा, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी सभी बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ें। लक्ष्य कब तक है? 2025 तक है, बिल्कुल सही बात है। आगे आ जाइए, 2030। किस वर्ष तक 100% GER? वही बात 2030 तक, ये दोबारा हो गया है। आगे आ जाइए। हाँ, ये सबसे बढ़िया प्रश्न है, मुझे सबसे प्यारा प्रश्न लगता है, और इसके आने की संभावना 101% है। भाई आपको मैंने बताया था वहां पर कि MHRD यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, ठीक, ये पहले काम करता था, शिक्षा जो मंत्रालय था इसी के अंतर्गत आता था। लेकिन जैसे ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई तो MHRD माने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को शिक्षा मंत्रालय यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री का नाम दे दिया गया है, यानी उसको बना दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। अब जब शिक्षा मंत्रालय बना तो बताओ, जब शिक्षा मंत्रालय बना था तो शिक्षा मंत्रालय जब बना, याद रखिएगा, तो लिखा है शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री नहीं, वो तो फिर अब्दुल कलाम आजाद हो जाएगा। यहां पर कह रहा है कि बताइए शिक्षा मंत्रालय के प्रथम, तो याद रखिएगा रमेश पोखरियाल निशंक जी जो थे, वो जब शिक्षा मंत्रालय बना था तो प्रथम शिक्षा मंत्री वही थे। अगर प्रेजेंट टाइम की बात की जाए, अगर वर्तमान की बात की जाए, तो इस समय कौन है? तो आप कहेंगे इस समय है धर्मेंद्र प्रधान। कौन शिक्षा मंत्री हैं? तो आप कहेंगे धर्मेंद्र प्रधान। ठीक, आप कहेंगे बिल्कुल समझ में आई ना। जब शिक्षा मंत्रालय बना था तब इसके शिक्षा मंत्री बनाए गए थे कौन? रमेश पोखरियाल निशंक। और वर्तमान में कौन है? तो आप कहेंगे धर्मेंद्र प्रधान। आगे आ जाइए, देखो लिखा हुआ है GDP का कितने प्रतिशत, मैंने बार बार आपको बताया 6%। याद रखिएगा NEP 2020 जब लागू हुई तो भारत सरकार ने कहा कि GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सकल घरेलू उत्पाद का कितना 6% किस पर खर्चा किया जाएगा? शिक्षा पर खर्चा की। तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। आगे आ जाइए, 33 नंबर प्रश्न की बात करें, किस वर्ष तक उच्च माध्यमिक शिक्षा हायर सेकेंडरी एजुकेशन में 50% GER? मैं आपको बता चुका हूं 35। तो ये तो मान लो सरल है, ये तो दोबारा रिपीट हो गए। ये देखो लिखा हुआ है
मानव विकास संसाधन मंत्रालय यानी MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदल करके रखा गया है, तो आप कहेंगे रखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय। ये तो मैंने अभी अभी आपको बता ही दिया है। आगे आ जाइए 35 नंबर प्रश्न पर। लिखा है पहले शिक्षा मंत्री कौन है, तो आप कहेंगे रमेश पोखरियाल निशंक हैं। और आज का अंतिम और सबसे अंतिम यही प्रश्न था। सबको, जितने भी लोगों ने वीडियो देखा है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है। बीच में मैंने डिस्टरबेंस ना फैले इसलिए नहीं कहा है। प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी बनती है कि वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर हम आपकी मदद कर रहे हैं तो आप भी चैनल के लिए कुछ ना कुछ करते रहें। हम आपसे किसी भी प्रकार की पूंजी, किसी भी प्रकार की किसी भी पैसे की मांग नहीं करते हैं, बस हम आपसे प्रोत्साहन की मांग करते हैं और वो आप हमको जरूर देंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। क्योंकि आप बहुत ही अच्छे बेस्ट स्टूडेंट हैं जो हमसे पढ़ रहे हैं और आपको एग्जाम में सफल होने से कोई भी मानवीय शक्ति, दैवीय शक्ति नहीं रोक सकती। क्यों? क्योंकि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या जो धन है सभी धनों में प्रधान है, ऐसा मेरा मानना है। आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। सबका बहुत बहुत आभार। मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। मैं हूं शशांक तिवारी। मैं आपसे अगली बार जुड़ूंगा किसी और अगले टॉपिक से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।